हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहित सागर और मेरे YouTube चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, तो उसके क्या प्रभाव है भारत पे और इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, क्या इसके कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट हैं भारत के लिए और विश्व के लिए इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट किस प्रकार हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय पहले वैश्वीकरण होता क्या है इसके साथ। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन ट्रांसफर स्किल है या फिर बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करते हैं और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कोई आपदा आती है, डिजास्टर आती है, उसके अंदर भी वैश्वीकरण की मदद से हम ह्यूमन बीइंग यानी कि मानवता की रक्षा भी करते हैं। तो हम भारत को लेकर इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण कब भारत में आया और इससे पहले क्या व्यवस्था थी भारत के अंदर और इसको लाने वाले सरकार और मंत्री कौन थे। तो समय पहले मैं आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत ने आजादी के बाद से ही संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। संरक्षणवाद का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम अपने देश में ही सामान बनाएंगे, अपने देश में ही बेचेंगे। अगर किसी दूसरे देश को जरूरत है बाहर हमारे सामान के, हमारे देश की, तो हमसे बेचेंगे। हम किसी दूसरे देश से सामान को खरीदेंगे नहीं, यानी कि आयात नहीं करेंगे। तो ये एक संरक्षणवाद की नीति होती है जो कि भारत ने आजादी के बाद अपनाई। अब हम इस नीति का पालन करते करते 1991 तक चले गए, लेकिन जब भारत की अर्थव्यवस्था का विकास उस स्तर से नहीं हो रहा था जिस स्तर से होना चाहिए या फिर जिस स्तर से सरकार चाहती थी, तो सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सरकार ने, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह नीति भारत में लेकर आए और उन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण भारत में लाए। अब क्या हुआ, जब भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण आया तो भारत के अंदर विदेशी कंपनियां जो थी वो आने के लिए स्वतंत्र हो गई और भारत भी अपनी जो कंपनियों को दूसरे देशों में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हो गया। हालांकि दोस्तों, आप सोचते होंगे कि क्या बोलते हैं, क्या सिर्फ इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूंगा कि नेगेटिव इफेक्ट भी इसका बहुत बड़ा होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि अब मान लो जब हम किसी वैश्वीकरण जैसी कोई व्यवस्था को अपने देश में लेकर आते हैं, तो जो बड़े बड़े देश होते हैं जिनकी संस्कृति बहुत ही हैवी यानी कि पूरे विश्व स्तर पर फैली होती है, उसके कारण क्या होता है, जो कि क्षेत्र के स्तर पर एक संस्कृति होती है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। जैसे कि भारत के अंदर कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि वैश्वीकरण के कारण विलुप्त हो चुकी है और कई ऐसी प्रजातियां या फिर कई ऐसी संस्कृति भी है जो कि वैश्वीकरण के कारण विलुप्त हो चुकी है। अब दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे किसान होते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अब अपनी खेती करते हैं। और उनकी खेती जब वो करते हैं तो उनको उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाते जिस हिसाब से उनको मिलने चाहिए। तो ये कारण भी वैश्वीकरण के कारण ही है। तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहला प्रभाव होता है इसका आर्थिक प्रभाव, कि आर्थिक रूप से किसी देश को ये कैसे फायदेमंद है, कैसे नुकसानदेह है। तो सबसे पहले ये फायदेमंद किस प्रकार है, जैसे कि अगर कोई देश वैश्वीकरण की स्थिति में होता है या वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाता है तो वह अपनी कंपनी को दूसरे देश में भी स्थापित कर सकता है और दूसरे देश की कंपनियां उसको भी उसके देश में भी आ सकती है, जिससे क्या होता है कि उस देश के लोगों को वहां पे रोजगार भी प्रदान होता है और उस देश की अर्थव्यवस्था में उन्नति भी होती है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जो छोटे छोटे मंझोले उद्योग होते हैं उस देश के, वो विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी विदेश से आती हैं तो अपनी इंडस्ट्रियां लेकर आती है और अपनी अपनी हैवी मशीनरी लेकर आती है जिनका लो कॉस्ट होता है और लो कॉस्ट के साथ साथ उनका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस कारण क्या होता है कि जो छोटे मंझोले उद्योग होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए अब हमारी तत्कालीन मोदी सरकार ने यह नीति भी अपनाई है कि हम अपने देश के अंदर लोकल फॉर ग्लोबल होंगे और लोकल फॉर वोकल भी होंगे, जिससे कि जो हमारी देश की संस्कृति है, जो हमारे देश के अंदर बना हुआ सामान है, उसको भी हम ज्यादा महत्व दें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अब दूसरा प्रभाव होता है इसका राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव कैसे होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी देश से आती हैं
तो क्या होता है कि जो वहां पर एक बाजार बनता है किसी भी देश के अंदर, वहां पर सरकार कोई नियम कायदे कानून इस तरीके से नहीं बनाती कि वहां पर जो छोटे मंझूले उद्योग हैं उनको भी एक संरक्षण मिले या एक सुरक्षा मिले, जिससे कि उनका उद्योग भी बचा रहे और जो बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्शन लगाना चाहती हैं वो भी लगाए रखें। अब दूसरी बात क्या है कि सब में बड़ा इसका इफेक्ट जो प्रभाव है तीसरा, वो है सांस्कृतिक प्रभाव। अब कभी आपने दिवाली या होली या किसी भी त्योहार पर आप ये देखते होंगे कि आप सब में पहले ऊपर कुर्ता पहनते हो और नीचे जीन्स की पैंट पहनते हो। तो जीन्स की पैंट जो है वो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता की एक एग्जाम्पल है, और दूसरी तरफ हम ऊपर पहनते हैं जो कुर्ता, वो भारतीय संस्कृति का एक एग्जाम्पल है। तो ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हो पाया है। क्योंकि पहले की रिवाज क्या है, भारतीय परंपरा में पहले हम लुंगी वगैरह कुछ इस तरीके से कपड़े पहना करते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण हम दूसरे देश के जैसी कल्चर को अपना के और अपने देश का कल्चर अपना के कॉम्बिनेशन कल्चर बना दिया है ना। और दोस्तों अब वैश्वीकरण के कारण आज दुनिया में कई देश बहुत ही अव्वल लेवल पर अपनी अर्थव्यवस्था को ले जा चुके हैं, जैसे कि चीन एक ऐसा देश है जो कि अपने सस्ते माल के कारण पूरे देश की और अपने पूरे देश की तो ही लेकिन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक कब्जा सा उसने कर लिया है कि वो सस्ता सामान बेचता है और प्रोडक्शन रेट उसका काफी हाई है। और ये किस कारण हो पाया है, वैश्वीकरण के कारण ही, क्योंकि अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो वो किसी देश में अपना सामान बेच ही नहीं सकता था। इसलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली एक विचारधारा या फिर एक प्रक्रिया है वैश्वीकरण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों आप बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।